हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई बड़ी अच्छी चल रही होगी, मस्त भी चल रही होगी। तो हम लोग आज देखने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इस चैप्टर को हम लोग बारी बारीकी से समझेंगे। आपको एक एक पॉइंट को समझाने वाले हैं, तो आप बने रहे मेरे साथ। चलिए देर न करते हुए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं, आगाज करते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या है आपको समझिए, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। एक एक पॉइंट को समझाते हैं। देखिए कह रहा है कि जिसमें कोई पदार्थ वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ, या तो अकेला या तो किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। कहता है कि एक या एक से अधिक, या तो नया पदार्थ का निर्माण एक होगा या उसे एक अधिक होगा, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, लेकिन उसका जो गुण धर्म होगा बिल्कुल क्या होगा, अलग हो जाएगा, का निर्माण करता है। तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए जैसे क्या लिख सकते हैं, 2H2 प्लस O2 बराबर क्या होता है, 2H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, जल कहते हैं। सिंपल सी बात क्या करना है कि एक रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए क्या लिया है भाग, तो H2 भाग लिया, हाइड्रोजन लिया, और यहाँ पे भाग क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, दोनों भाग लिया। ठीक है, तो इधर जो नया पदार्थ बनेगा ये दोनों से बिल्कुल अलग हो जाएगा, ये भी गैस ये भी गैस, लेकिन इधर क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है। तो क्या लिखते हैं हम, H2O। H2O, तो H2O लिखना क्या सही है, हमें तो पता है निर्माण किससे हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो हम क्या लिख दिए, H2O। लेकिन द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है कि दोनों तरफ की द्रव्यमान क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। किसी भी समीकरण को बनाने से पहले द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन किया जाता है। ठीक है, आप देखिए परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ कितनी है, तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ दो है और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, दो है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन दो है और ऑक्सीजन तो सिर्फ एक है। तो क्या करें, तो H2O तो सही है लिखा हुआ फॉर्मूला, तो यहाँ सिर्फ दो से गुना कर दीजिए, 2H2O हो जाएगा। और यहाँ भी अगर दो से गुना कर दे तो हो जाएगा क्या, दो दूनी के चार, हाइड्रोजनों की संख्या कितनी हो गई, चार। यानी हम कह सकते हैं कि H कितना है मेरे बाएं तरफ, तो लेफ्ट तरफ कितना है, चार है, और O कितना है मेरे लेफ्ट तरफ, तो कितना है, दो है। ठीक है, अगर राइट तरफ की तुलना किया जाए, राइट तरफ देखिए तो दो दूनी की कितना हो जाएगा, चार, तो राइट तरफ भी हाइड्रोजन कितना है आपके पास, तो चार हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास, दो एकम दो। ठीक है, कितना, दो। तो हो गया बराबर, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी दोनों तरफ क्या हो गया, परमाणुओं की संख्या बराबर। ठीक है, तो फॉर्मूला बनाने के लिए ऐसे प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ आ रही होगी। चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, अब इसमें एक बात कहा था क्या, कि गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है कैसे, एक नए गुण धर्म वाले। देखिए क्या था आपके पास, तो ये था गैस, और ये भी क्या था आपका, गैस, लेकिन ये क्या बन गया आपके पास, लिक्विड बन गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या कहता है, हमारे आसपास बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती है। हम जिस वातावरण में रहते हैं, इस वातावरण में बहुत प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। समझिए, जैसे वायु के संपर्क में आने से जंग लगना। अगर कोई लोहा है, लोहा को आप खुली वायु में छोड़ देते हैं और थोड़ी सी भी नमी मिलती है तो उसमें क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। तो ये कैसी प्रक्रिया है, यह है एक रासायनिक प्रक्रिया है। यह कैसी अभिक्रिया है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए समझते हैं इस बात को हम। ठीक है, देखिए कहता है वायु के संपर्क में आने से लोहे में क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। ये लिखा है सिर्फ जंग लगना, तो किसमें जंग लगता है, लोहा में जंग लगता है जी। ठीक है, आग का जलना, आग का जलना भी कैसी प्रक्रिया है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, हमारे शरीर में भोजन का पचना, ये भी कैसी प्रक्रिया है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। हम जो शोषण करते हैं, जो सांस लेते हैं, वो भी कैसी प्रक्रिया है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये सब के सब कैसी प्रक्रिया है भाई, रासायनिक, क्योंकि हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, रसायन के अंदर पढ़ रहे हैं। हाँ, चलिए आगे चलते बात करते हैं। अब ध्यान दीजिए अगला पॉइंट क्या कहता है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। अब रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे पहचान कर सकते हैं, कैसे इसको जान सकते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना करना ताकि यह पता लगाया जा सके, क्या पता लगाया जा सके, कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जब कोई अभिक्रिया संपन्न होता है तो उसे निम्नलिखित लक्षणों द्वारा पहचान किया जा सकता है। अगर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है तो कैसे पहचान करें कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ कि नहीं हुआ, तो कुछ इनके लक्षण होते हैं, उन लक्षणों पर चर्चा करते हैं कि आखिर इसके लक्षण क्या क्या हैं। देखिए, इसके लक्षण को समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं आपको। तो सबसे पहले लक्षण आपको दिखाई पड़ेगा कि जैसे, ध्यान दीजिए, जैसे क्या हुआ, कि जैसे आपका गैस का निकलना, अगर कुछ
बनने के बाद, कोई नए प्रोडक्ट बनने के बाद गैस बाहर निकलता है, जैसे में H2 बाहर निकलना शुरू कर दे, तो हम क्या समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। उसके बाद फिर क्या कर रहा है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, जैसे मान लें कि कोई क्या था, अब जस्ट हम देखें क्या कि 2H2 प्लस O2 बराबर क्या हो गया था, इधर आके आपके पास तो बन गया था 2H2O, यही बना था ना। तो अवस्था, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, अब कैसे था, इधर क्या था भाई, इधर गैस था, उधर क्या बन गया, लिक्विड बन गया। तो कुछ तो परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तित होना ही चाहिए। ठीक है, रंग में परिवर्तित, रंग कैसा था और कैसा हो गया। जब हम फेरस सल्फेट की बात करेंगे, कॉपर सल्फेट की बात करेंगे, तो बात करेंगे हरा कैसे हो जाता है और नीला कैसे हो जाता है, आगे चलेंगे तो। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अवक्षेप का बनना, कुछ अवक्षेप भी बनते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। उसके बाद है क्या, ताप में परिवर्तन, टेम्परेचर क्या होता है, बदलाव होता है। ठीक है, अब देखिए रासायनिक समीकरण है ना, रासायनिक समीकरण क्या है, देखिए रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों को, एवं सूत्रों की सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण किया जाता है। यानी किससे, संकेत से और सूत्र से। अगर आपको बताना कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आपको लिखना नहीं है, H लिखना है, क्योंकि हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H2 होता है ना। तो H2 आपको लिख देना है, तो आपको यह नहीं लिखना है कि हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन बराबर जल, ऐसे नहीं, ये लगाना है आपको, इस तरीका को अपनाना है, तब आंसर होगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, संकेतों एवं सूत्रों को सहायता से अभिक्रिया को संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। संक्षिप्त में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए रासायनिक समीकरण दो तरीके से लिखा जा सकता है। पहला, ध्यान दीजिए, बात करते हैं रासायनिक समीकरण को हम लोग कितने तरीके से लिखते हैं, दो तरीका से। ध्यान दीजिए, तरीका पर ध्यान दीजिए आप। पहला क्या है आपका, तो पहला है शब्द समीकरण, शब्द समीकरण में शब्द के द्वारा निरूपण करेंगे। ठीक है, पहला क्या है, शब्द समीकरण। ठीक है, दूसरा क्या है, सांकेतिक समीकरण। शब्द समीकरण का मतलब क्या हो गया, जैसे जल के बारे में बात बताएं, तो शब्द समीकरण का मतलब क्या होगी कि हम लिख दे क्या कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनता है, जल का निर्माण होता है। ये शब्द समीकरण हो गया। बोले कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनता है, जल बनता है, तो ये कैसे समीकरण हो गया, शब्द समीकरण हो गया। लेकिन अगर उसको हम बना के दिखा दिए कि H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2 को मिला दे क्या बन जाएगा, 2H2O बन जाएगा, यानी कि जल बन जाएगा। तो ठीक है, अगर हम बोल देते हैं तो उसको शब्द समीकरण कहते हैं, अगर उसको लिख देते हैं तो क्या कहेंगे हम, सांकेतिक समीकरण, क्योंकि उसको सांकेतिक भाषाओं में लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब शब्द समीकरण की परिभाषा क्या है, परिभाषा क्या है, इस परिभाषा को समझिए। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को शब्दों में व्यक्त करना शब्द समीकरण कहलाता है। शब्दों में व्यक्त करना, शब्दों में व्यक्त करना, जैसे कि हम बोलते हैं क्या कि अगर बुझा हुआ चूना के ऊपर जल को प्रवाहित करते हैं तो क्या बन जाता है, सॉरी, बिना बुझा हुआ चूने को शुष्क चूना के ऊपर, माफ कीजिएगा, शुष्क चूना के ऊपर जल को प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, बुझा हुआ चूना बनता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है ना, शुष्क चूना, उसके ऊपर H2O डाल दिए तो क्या बनेगा, वो बुझा हुआ चूना बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, बनेगा नहीं बनेगा। हाँ, तो ध्यान देना है। तो अगर क्या लिखना है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को शब्द में व्यक्त करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। अगर हम ये बोल रहे हैं तो क्या हो गया, ये शब्द समीकरण हो गया। लेकिन जब इसको लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये सांकेतिक। जैसे समझिए क्या है, मैग्नीशियम और प्लस क्या, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस क्या हो गया, ऑक्सीजन, क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या इसमें मैग्नीशियम का संकेत एमजी लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का O2 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है ना। अगर लिख दे तो क्या होता है, ये सांकेतिक बन जाता, तो इसमें लिखना नहीं है, सिर्फ बोलना है। तो क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका शब्द समीकरण। ठीक है, इसी प्रकार समीकरणों को लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। अब हम बात करते हैं सांकेतिक समीकरण। कि सांकेतिक समीकरण क्या होता है, ध्यान दीजिए, गौर से समझिए इस बात को, सांकेतिक समीकरण के ऊपर ध्यान दीजिए। अब क्या कहता है सांकेतिक समीकरण, देखिए कहता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों में व्यक्त करना, संकेतों एवं सूत्रों में व्यक्त करना क्या कहलाता है आपको, सांकेतिक समीकरण कहलाता है, या शब्द समीकरण कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या है, 2Mg, अब मैग्नीशियम लिखा हुआ था प्लस ऑक्सीजन लिखा हुआ था, और क्या लिखा होता, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा हुआ था। अब वही चीज को हम लिखे यहां, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बन के नहीं बन गया। अब आपको ध्यान देना है ना कि ऑक्सीजन को तो खाली लिखते नहीं है, हम पहले ही बताए। देखिए ऑक्सीजन
ऑक्सीजन लिखना है तो O2 लिखना पड़ेगा, हाइड्रोजन लिखना है तो H2 लिखना पड़ेगा, क्लोरीन लिखना है तो Cl, क्लोरीन लिखना है तो F2 लिखना पड़ेगा। तो जितना भी ऋणात्मक वाले गुण वाले होते हैं ना, सबसे पहले हम एक वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, उसमें क्या रहेगा आपको समझाया जाएगा कि धनायन क्या होते हैं, ऋणायन क्या होते हैं। जब तक धनायन ऋणायन नहीं मिलेंगे तब तक कोई भी फॉर्मूला का निर्माण नहीं हो सकता है। जैसे कि हम क्या लिखते हैं, NaCl, NaCl लिखते हैं तो इसमें दो चीज होता है, एक धन आयन का, एक ऋण आयन का, यानी कि एक धन मूलक और एक ऋण मूलक। धन मूलक को क्या कहते हैं, क्षारीय मूलक कहते हैं, और ऋण मूलक को क्या कहते हैं, अम्लीय मूलक कहते हैं। ठीक है ना। अब जब सूत्र बनाना सिखाएंगे तो आप समझ जाइएगा बड़ी बारीकी से। तो इसमें सोडियम क्या है, धनायन, और क्लोरीन क्या है, ऋणायन। जितना ऋणायन होता है लगभग लगभग 2 लगा लेता है नीचे अपने आप को। ठीक है। अब क्यों लगाता है आपको हम बाद में बताएंगे। देखिए अब क्या हो गया, मैग्नीशियम, तो क्या लिखेंगे हम, Mg। ठीक है, हम इसको बनाने के लिए सिखा रहे हैं, कैसे, ये तो लिखा हुआ देखो, Mg प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो खाली नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे हम, O2। लेकिन आपको पता है मैग्नीशियम का क्या होता है, MgO, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी एक, ऑक्साइड की वैलेंसी एक, संयोजकता एक होती है। अब MgO लिख दिए, लेकिन यहाँ क्या देखिए, ऑक्सीजन कितना आपके पास, एक। एल तो लेफ्ट साइड कितना ऑक्सीजन, 2, राइट साइड कितना है, ए। मैग्नीशियम कितना, एक। तो यहाँ तो कुछ बदलाव नहीं करते क्योंकि सूत्र बन चुका है, तो यहाँ आप लिख देंगे 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख देंगे, तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ 2 लगा देना है। अब देखिए 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन, तो नहीं हो गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। समझ आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया के समीकरणों के भाग, रासायनिक अभिक्रिया के समीकरणों के भाग। रासायनिक अभिक्रिया के समीकरणों के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। ठीक है, 2 भाग। पहला क्या है, अभिकारक, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण बनाते हैं, करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। जो पदार्थ सबसे पहले भाग लेगा, जैसे मान लीजिए कि कुछ चीज बनाते हैं, हम लिख देते हैं, कोई मुझे पता नहीं, हम ऐसे लिख देते हैं, हम क्या लिख देते हैं कि ए और प्लस बी, ये दोनों मिला तो इधर क्या बना दिया, मान लो कुछ ही बना दिया, सी प्लस डी बना दिया। तो सी प्लस डी कब आया, सी प्लस डी कब आया, जब ए प्लस बी मिला, जब ए प्लस बी मिला तब सी प्लस डी का वैल्यू आएगा बाद में इधर। तो इसीलिए क्या बोलेंगे, सबसे पहले आ गया उसको क्या बोलेंगे हम, बताइए। रासायनिक अभिक्रिया के समीकरणों को 2 भागों में लिखते हैं, पहला अभिकारक, पहला क्या लिख देंगे हम, अभिकारक। ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा आपको, उत्पाद, तो पीछे लोग क्या बता देंगे हम, उत्पाद। इसी से नहीं इसका निर्माण हुआ जी, तो ये लिख देंगे। चलिए आगे चलते समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, दूसरा क्या है, पहला अभिकारक, तो कहता है कि वह पदार्थ जैसे जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, नए पदार्थ को बनाता है, उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्साइड, ये दोनों दोनों मिलके क्या हो गए, दोनों के दोनों क्या हो गए, अभिकारक। क्योंकि जब तक ये दोनों नहीं मिलेंगे तब तक मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण नहीं होगा। यही तो बात बताए कि ए और प्लस बी, तो ए प्लस बी के रूप में दिख रहा है इधर आपको, हाँ, और इधर नया बनेगा। अब देखिए हम पहला समझ गए कि 2 भागों में बांटते हैं, क्या, पहला अभिकारक और दूसरा क्या होता है, अभी आपके सम्मुख आने वाला है, गौर से देखिए, इसको समझिए बात को। ठीक है, क्या कहता है कि ऊपर के समीकरण में मैग्नीशियम, Mg एवं ऑक्सीजन को अभिक्रिया में भाग लेने वाला लेते हैं, इसलिए ये क्या है, अभिकारक है। अभिक्रिया में भाग लेते हैं इसलिए दोनों क्या है, अभिकारक है। अभिक्रिया में भाग लेते हैं, है ना, लेते हैं। उत्पाद देखिए, अब दूसरा क्या, उत्पाद या प्रतिफल, उत्पाद या प्रतिफल, यदि हम कोई चीज करें तो या तो किसी चीज का निर्माण होगा, इसका कुछ तो फल प्राप्ति होगा ना हमें, कि सिर्फ काम करते जाए, काम करते जाए, कुछ मिलने वाला है नहीं। अब आपको पढ़ा रहे हैं, कुछ तो ज्ञान होगा ना, ऐसे पढ़ा रहे ज्ञान हो ही नहीं रहा है, व्यर्थ है। देखिए उत्पाद वही होता है कि जो हम बनाते हैं, सबसे पहले क्या, अभिकारक को लेते हैं, तो अभिकारक के फलस्वरूप क्या बनता है, उसको मिलने से क्या बनता है, टूटने से क्या बनता है। देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद करते हैं, बनने वाले नए पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे बात समझिए, जैसे MgO2, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाने से बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका क्या, उत्पाद हो गया, लेकिन ये आपका क्या हो गया, तो कहेंगे सर ये तो क्या हो गया, अभिकारक था। क्या था ये, अभिकारक, और इधर क्या आपको, उत्पाद। ये ध्यान दीजिए, इस तीर से आपको बताते हैं, ये जो तीर है ना बाबू, ये तीर, तो ये तीर के जो नुकीला भाग है ना,
जन नुकीला भाग है, वो नुकीला भाग देने वाला कौची हो जाता है, उत्पाद बन जाता है। और पोषिया देने वाला क्या होता है, अभिकारक होता है। तो तीरिया लेके जा रहा है उधर, इस तीर का बहुत बड़ा महत्व है। तीर तीर नहीं है, ये तीर जो लक्ष्मण को बाण लगा था उससे भी खतरनाक है, जिसको लग जाए बचना मुश्किल है। क्योंकि रसायन के बाद रसायन में कैसे कैसे पदार्थ होते हैं भाई, साइनाइड भी होती है। अगर तीर पर साइनाइड बैठकर किसी के अंदर चला जाए तो बचना मुश्किल है। वो नाक का जहर से भी खतरनाक हो जाता है ना बात। हाँ, समझना इस बात को, ध्यान दो। तो ये उत्पाद हो गया। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बना, उत्पाद है जो Mg और O2 के भाग लेने से नया पदार्थ बना है। तो किसके भाग लेने से बना है, Mg और O2 के, यानी कि जो भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और भाग लेने के बाद जो बनता है उसे उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं और इस बात को ध्यान दीजिए बच्चों, क्या आप लोग को समझ आ रहा है, कोई करते हैं आ रहा होगा जी। चलिए देखिए क्या है, ये है रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। अगर रासायनिक समीकरण लिखना है कैसे लिखें, उसके कुछ नियम होते हैं, इन नियमों की चर्चा हम कर लेते हैं। चर्चा करते हैं, देखिए समीकरण को लिखने के कुछ निश्चित नियमों का पालन किया जाता है। कैसे नियम है भाई, पहले नियम को देखते हैं। कहता है अभिकारकों को उनके संकेत या अनुसूत्र के पदों में रासायनिक समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। हाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है अभिकारकों को उनके संकेत या अणुसूत्र के पदों में ऐसा नहीं लिख देना कि मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड, नहीं नहीं, ये गलत है। ये बोल रहा है संकेतों या अणुसूत्र में लिखा जाता है, और कहाँ लिखा जाता है, बाईं ओर लिखी जाती है। जैसे कि हम क्या लिखें कि एमजी मैग्नीशियम का क्या हो गया, संकेत हो गया, ऑक्सीजन का संकेत क्या हो गया, O2 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ तीर लगेगा, तो तीर के किस तरफ है, बाईं तरफ, है कि नहीं, बाईं तरफ ही तीर के कहाँ आई, बाईं तरफ। तो ये बोला कहाँ होना चाहिए, इसको बाईं तरफ होनी चाहिए। और इधर क्या बन गया आपको, MgO, यानी कि क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, या भी 2 लगा देंगे, ठीक हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो जो अभिकारक होगा वो तीर के क्या होगा, बाईं तरफ होगा, और जो उत्पाद होगा वो तीर के कहाँ होगा, दाईं तरफ होगा, ठीक है। अब देखिए अभिकारक को सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है, धन। ऐसा कभी नहीं देखे होगे आप, ऐसा कभी देखे हो कि H2O और माइनस O2 बराबर H2, कभी देखे हो, बोले कि हाँ सर देखे हैं। लेकिन गलती सही से कहा देखने को मिलेगी तो चीज, तो आपको ध्यान देना है, माइनस चिन्ह को नहीं लगाना है, कभी भी क्या लगाना है आपको, प्लस को लगाना है, तब वो सही होगा। समझ रहे बात, ये लिखा हुआ है कि क्या अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह होता है, धन मतलब बोले तो प्लस, ऋणायन नहीं होता है। तीसरा क्या है, उत्पादों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है, समीकरण के दाईं ओर। तो देखो ये दाईं ओर कह रहा है, तो हमने भी दाईं ओर लिखा, किसको लिखा, उत्पाद को लिखा, लिखा कि नहीं लिखा। यानी कि सबसे पहली बात क्या, कि अभिकारक को हम समीकरण के बाईं ओर लिखते हैं, ठीक है, उत्पाद को समीकरण के दाईं ओर लिखते हैं, और जो बीच में चिन्ह का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, प्लस का करते हैं, माइनस का नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है उत्पादों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है, ठीक है, सूत्रों के बीच भी क्या जाता है, धन चिन्ह दिया जाता है। अगर सूत्र भी लगाए तो धन चिन्ह देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगला क्या है, अभिकारक व उत्पादों के मध्य एरो का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं, एरो का प्रयोग करते हैं, यानी इसको देहाती भाषा में कुछ बोलेंगे, तीर के प्रयोग करते हैं, है ना, तीर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तीर का प्रयोग किया जाता है, जो अभिक्रिया के दिशा को बताता है। जो किसकी दिशा को बताता है, अभिक्रिया के। इसीलिए तो हम बताएं कि जहां उत्पाद होगा उसी के संकेत करेगा कौन चीज, जिधर तीर का मुंह होगा, जिधर तीर का मुंह होगा नुकीला वाला भाग, उधर क्या होगा, उत्पाद होगा, और जिधर उसका पोंछ होगा, जहां धनुष में ठेकेगा, वहां क्या होगा, अभिकारक होगा, ठीक है ना। इतना कंफर्म रखना बात को, है ना। तो अभिक्रिया के दिशा को बताता है। अब ध्यान दीजिए, कुछ बातों को समझाते हैं, समझ लीजिएगा, ठीक है। कुछ बात क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको कि जिंक, जिंक, जेडन, जेडन क्या होता है, जिंक, है ना, जिंक, जिंक की परमाणु संख्या कितनी होती है, 30 होती है, ठीक है ना। आपको 30 तक कंप्लीट आना चाहिए, तब बहुत अच्छा से आप 10th का
केमिस्ट्री को समझ पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। जिंक, जिंक एक सॉलिड होता है, सॉलिड बोले तो ठोस, ठीक है ना। H2SO4 ये क्या है, एक जलीय विलयन है, क्या है, जलीय विलयन। कह रहा है कि जिंक के साथ एक जलीय विलयन H2SO4 को मिलाया जाता है तो क्या बनेगा, जिंक के साथ, है ना, जस्ता, जिंक को जस्ता भी बोलते हैं, जस्ते के साथ एक जलीय विलयन H2SO4 को मिलाया जाता है तो उसके फलस्वरूप क्या बनेगा, तो देखिए क्या बनेगा, जिंक सल्फाइड बनेगा, क्या बनेगा, जिंक सल्फाइड का जलीय विलयन बनेगा और प्लस कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस बनेगा। कौन सा गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस। तो आपको बताए थे ना कि समीकरण बनने के फलस्वरूप क्या बनते हैं, अवक्षेप बनते हैं, गैस बनते हैं, रंग में परिवर्तन होती है, अवस्था बताए थे ना अभी। तो ये कहीं ना कहीं गैस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो है समीकरण, समझ आ रहा है बात, हाँ आ रहा है। तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया और क्या बन गया आपको, H2 हाइड्रोजन गैस बन गया। अब देखिए अभिकारकों के सूत्रों के बीच प्लस चिन्ह है कि नहीं, प्लस चिन्ह है कि नहीं, प्लस चिन्ह बाईं ओर, तो ये बाईं ओर है कि नहीं, यहां से है सर, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। और बीच में क्या लगा हुआ है, तीर। हम बताए थे ना कि तीर, इसको देहाती भाषा में समझना, तीर, एरो भी बोलते हैं लेकिन बोले तीर, है ना, तीर। और उत्पादों के सूत्रों के बीच चिन्ह दाईं ओर, इधर भी माइनस नहीं लगाना है। ध्यान देना कि आपको कि समीकरण में इतना ठान लो, गांठ बांध लो कि समीकरण जब भी बनाएंगे तो उसमें कभी भी माइनस चिन्ह नहीं देंगे, चाहे वो बाईं तरफ हो चाहे वो दाईं तरफ हो, सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग करेंगे हम, प्लस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो दाईं रास्ता को क्रिया कराते हैं, रास्ता को सिलिक अम्ल के साथ साथ सिलिक अम्ल के साथ अगर क्रिया कराते हैं क्या बनता है, जिंक सल्फेट और प्लस क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। बात समझ आ रहा है? हाँ ध्यान दीजिए। अब इसमें ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, पता है ग्रेडियंट क्या है, धनमूलक, ये क्या हो जाएगा आपका, ऋणमूलक। इसमें दोनों मिला हुआ है, इसमें दोनों मिला हुआ है, ध्यान दीजिए। इसमें क्या है, ये धनमूलक है और ये ऋणमूलक। अगर हाइड्रोजन है तो धनमूलक और हाइड्राइड है तो ऋणमूलक, ठीक है, ये दोनों में काम करता है, ध्यान दीजिए। अब केवल आपको बात बता दी, ठीक है। अब क्या समझना है आप थोड़ा और समझिए, देखिए रासायनिक समीकरण को अधिक जानकारीपूर्ण बनाना, ठीक है, ये इतना हुआ है तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे और आपका दिमाग लगा रहा होगा, खोपड़ी में बैठ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इंसान खोपड़ी के अंदर बहुत जगह है लेकिन इंसान डालना नहीं चाहता, खोपड़ी में डाल दिया। अरे इसको डालो, जब इसको डालोगे तो ज्ञान होगा और ज्ञान होगा तो सम्मान होगा और सम्मान होगा तो महान होगा, महान होगा तो उसके बाद पता नहीं क्या होगा, शरण मिलेगा, प्रभु की शरण मिलेगा, है ना। फिर मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।